वेलकम टू साइंस क्लास। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 12 घर्षण, है ना। आपने ट्रैफिक सिग्नल पर कार अथवा ट्रक चालक को अपने वाहन को मंद करते देखा होगा। जब भी आवश्यक होता है आप भी ब्रेक लगाकर अपनी साइकिल को मंद करते हैं, मतलब धीमी करते हैं ना। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर वाहन मंद क्यों हो जाता है? केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही होती है उस स्थिति में भी मंद हो जाती है। जब उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया हो अंततः वह रुक जाती है। क्या आपने फर्श पर लुढ़कती गेंद को कुछ समय पश्चात रुकते देखा? केले के छिलके पर कदम पड़ते ही हम क्यों फिसल जाते हैं? किसी चिकने तथा गीले फर्श पर चलना क्यों कठिन होता है? इस अध्याय में आप इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर पाएंगे। देखिए, घर्षण बल। मेज पर रखी किसी पुस्तक को धीरे से ढकेलिए। आप यह देखेंगे कि कुछ दूरी चलकर यह रुक जाती है। इस क्रियाकलाप को विपरीत दिशा में बल लगाकर दोहराइए। चित्र 12.2b। क्या इस बार भी पुस्तक रुक जाती है? क्या आप इसका स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? क्या हम यह कह सकते हैं कि पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगना चाहिए? इस बल को घर्षण बल कहते हैं। दिख रहा है आप लोगों को? चित्र 12.2 ए तथा बी घर्षण पुस्तक तथा फर्श के पृष्ठों के सापेक्ष गति का विरोध करता है ना। आपने देखा कि यदि आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है ना। विपरीत होता है, मतलब जब आप बाईं दिशा में बल लगाएंगे तो घर्षण किस दिशा में कार्य करेगा? दाईं दिशा में। यदि आप दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाईं दिशा में कार्य करता है। दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का क्या करता है? विरोध करता है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के बीच कार्य करता है। क्या सभी पृष्ठों पर सामान्य घर्षण बल लगता है? क्या यह पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है? आइए पता लगाइए। देखिए, किसी ईंट के चारों ओर एक डोरी बांधिए। ईंट को कमानीदार तुला द्वारा खींचिए। आपको कुछ बल लगाना पड़ता है। जैसे ही ईंट गति करना आरंभ करे कमानीदार तुला का पाठ्यांक लीजिए। इससे आपको उस घर्षण बल की माप प्राप्त होगी जो ईंट तथा फर्श के पृष्ठों के बीच लगता है। ये देखिए, अब ईंट पर पॉलीथीन का टुकड़ा लपेटिए और क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या आप उपरोक्त दोनों स्थितियों में कमानीदार तुला के पाठ्यांकों में कोई अंतर पाते हैं? इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? ईंट पर जूट का एक टुकड़ा लपेटकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। आपने क्या पाया? देखिए, कमानीदार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगाने का प्रसार हो जाता है। कमानी के इस प्रसार की माप इसमें अंशांकित पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिमाण प्राप्त होता है। ये कमानीदार तुला है ना। किसी चिकने फर्श अथवा किसी मेज पर कोई आनत समतल बनाइए जिसके लिए आप ईंटों के सहारे रखा कोई लकड़ी का तख्ता उपयोग कर सकते हैं। आनत समतल के किसी बिंदु ए पर पेन से कोई चिन्ह अंकित कीजिए।
अब कोई पेंसिल सेल इस बिंदु से नीचे लुढ़कने दीजिए। रुकने के पूर्व यह मेज पर कितनी दूरी तय करता है, इस दूरी को नोट कीजिए। अब मेज पर कोई कपड़ा बिछा दीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि कपड़े में सिलवट ना हो। उपरोक्त क्रियाकलाप को फिर से कीजिए। देखिए ए और बी। मेज पर रेत की पतली परत बिछाकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। समस्त क्रियाकलाप में आनत समतल का ढलान समान रखिए। किस स्थिति में पेंसिल सेल द्वारा तय की गई दूरी सबसे कम है? सेल द्वारा हर बार तय की गई दूरियां भिन्न भिन्न क्यों होती हैं? इसका कारण जानने का प्रयास कीजिए। अपने परिणाम पर चर्चा कीजिए। देखिए, क्या सेल द्वारा चली गई दूरी जिस पृष्ठ पर वह चलता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है? क्या पेंसिल सेल के पृष्ठ का चिकनापन भी चली गई दूरी को प्रभावित करता है? मैं इस क्रियाकलाप को सेल पर रेगमाल का टुकड़ा लपेटकर करूँगा। देखिए, घर्षण मतलब रगड़ना, है ना। घर्षण मतलब रगड़ना। घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते, उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं। दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धंस जाती है। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इस अनंत बंधन पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। खुरदुरे पृष्ठों पर ये अनियमितताएं अधिक संख्या में होती हैं। अतः यदि पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण बल कैसा होता है? अधिक होता है। ये देखें, ये पुस्तक का पृष्ठ है और ये मेज का पृष्ठ है। दिख रहा है आप लोगों को? पृष्ठीय अनियमितताएं हैं ये। हमने यह सीखा कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंत बंधन के कारण घर्षण होता है। स्पष्ट है कि यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। इसका अनुभव आप किसी चटाई को उस समय खींचकर कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है तथा जब कोई व्यक्ति उस पर बैठा हो। बॉक्स को गतिमान रखने के लिए लगातार धकेलना। ये आप कब कर सकते हैं? जब कोई व्यक्ति चटाई पे बैठा तो आप उसको खींचकर भी कर सकते हैं, और जब कोई व्यक्ति चटाई पर नहीं बैठा तब भी आप उसको खींचकर देख सकते हैं। दोनों में आपको क्या हो जाएगा? फर्क समझ में आ जाएगा। आपने उस अनुभव को याद कीजिए जब पिछली बार आपने किसी भारी बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकाया था। यदि आपको इस प्रकार का कोई अनुभव नहीं है तो आप इस प्रकार का अनुभव कीजिए। कौन सा कार्य आसान है? विराम अवस्था से किसी बॉक्स को गतिशील कराना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना। किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाए जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदु को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदु में धंस सकें। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है ना। इसीलिए किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। फिर आता है घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य, है ना। आपने कुछ अनुभवों को याद कीजिए। यदि कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़ में से किसी पकड़े रखना आसान है,
मान लीजिए किसी ग्लास का बाहरी पृष्ठ चिकना है अथवा उस पर पकाने के तेल की परत चढ़ी है, तो क्या उसे हाथ में पकड़ना आसान होगा अथवा अधिक कठिन हो जाएगा? क्योंकि वो क्या हो जाएगा, जब अपन ग्लास पकड़ेंगे, अगर उसमें तेल लगा होगा तो अगर अपन उसको पकड़ेंगे तो वो अपने हाथ से क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा, है ना, जिससे वो नीचे गिर जाएगा। ज़रा सोचिए, यदि घर्षण ना हो तो क्या आपके लिए गिलास को पकड़े रखना संभव हो पाएगा? यह भी याद कीजिए कि मार्बल के गीले फर्श अथवा कीचड़ वाली पगडंडी पर चलना कितना कठिन होता है। पैर स्लिप होते हैं, है ना, जिससे गिरने का भी डर रहता है। क्या आप घर्षण ना होने की स्थिति में चलने की कल्पना कर सकते हैं? यदि घर्षण ना हो तो आप पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख सकते। घर्षण की वजह से क्या करते हैं, हम पेन और पेंसिल से लिख सकते हैं। अगर घर्षण नहीं होगा तो हम पेन पेंसिल से नहीं लिख सकते, है ना। जब आपके शिक्षक चौक से श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो श्यामपट्ट का रुक्ष पृष्ठ रगड़ द्वारा चाक के कुछ कणों को उतार देता है। जो देखो, जब ग्रीन बोर्ड में लिखा जाता है चौक से, अब ब्लैक बोर्ड में लिखा जाता है, तो चौक के छोटे छोटे कण जो होते हैं वो ज़मीन में गिरते हैं ना लिखने के पश्चात। क्यों? क्योंकि घर्षण के कारण क्या हो रहा है, चौक को हम ग्रीन बोर्ड या श्यामपट्ट या उसमें चला रहे हैं, तो उसके क्या होता है, जो कांच का जो छोटे छोटे कण होते हैं वो गिरते हैं टूट के, है ना। कई बार चौक भी टूट के गिर जाती है। किसके कारण? घर्षण के कारण। अगर घर्षण नहीं होगा तो कलम या चौक ये सब नहीं चलती हैं, ठीक। श्यामपट्ट से चिपक जाते हैं और इस प्रकार श्यामपट्ट पर आपको लिखावट दिखाई देती है। यदि सड़क तथा वाहनों के टायर के बीच घर्षण ना हो तो उन वाहनों की ना तो गति आरंभ की जा सकती है और ना ही उन्हें रोका जा सकता है और ना ही दिशा परिवर्तित की जा सकती है, अगर उनमें क्या ना हो, घर्षण ना हो तो। यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी। यदि वह घर्षण ना हो तो आप दीवार में कील नहीं ठोक पाएंगे अथवा धागे में गांठ नहीं बांध पाएंगे। धागे के बिना कोई भवन निर्माण नहीं हो सकता। इसके विपरीत घर्षण हानिकारक भी है। घर्षण के कारण वस्तु घिस जाती है, चाहे वह पेंच, बॉल बेरिंग अथवा जूतों के सोल ही क्यों न हो। आपने रेलवे स्टेशन पर पैदल ऊपरी पुलों की घिसी पीटी सीढ़ियां देखी होंगी। घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न हो सकती है। कुछ मिनट तक अपनी हथेली को तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़िए। आप क्या अनुभव करते हैं जब आप माचिस की तीली को किसी रुक्ष पृष्ठ से रगड़ते हैं तो वह आग पकड़ लेती है। देखिए, ये देखिए, हम अपने हाथों को आसपास एक साथ रगड़ेंगे तो क्या होगा, हमारे हाथ गर्म हो जाएंगे, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, घर्षण बोलते हैं, ठीक है। ऐसे हथेली रगड़ते हैं, ये देखिए रगड़ रहे हैं अपन हथेली, इससे क्या होगा, अपने हाथों में गर्माहट होगी, जिससे क्या बोलते हैं, घर्षण। इसके विपरीत घर्षण हानिकारक भी है। घर्षण के कारण वस्तुएं क्या हो जाती हैं, घिस जाती हैं, चाहे वह पेच, बॉल बेरिंग अथवा जूतों के सोल ही क्यों ना हो। आपने रेलवे स्टेशनों पर पैदल ऊपरी पुलों की घिसी पिटी सीढ़ियां देखी होंगी। घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न हो सकती है। कुछ मिनट तक अपनी हथेली को तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़िए। आप क्या अनुभव करते हैं जब आप माचिस की तीली को रुक्ष पृष्ठ से रगड़ते हैं तो वह आग पकड़ लेती। देखिए, ये देखिए, ये दिखा है आपको रगड़ते हुए? नहीं दिखा, फिर से काटना प्रकार रगड़ेंगे। ये दिखा है आप लोगों को? तो क्या उत्पन्न हुई, इससे आग उत्पन्न हुई। ऊष्मा आग एक ही चीज होता है, ठीक है।
सना, आपने यहाँ देखा होगा कि विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाने पर उसका जार कैसा होता है, गर्म होता है। आप ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकते हैं जिसमें घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। वास्तव में जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो निम्नलिखित अनुभाग में हम घर्षण को कम करने के उपाय पर चर्चा करेंगे। देखिए, अब अपन आते हैं घर्षण बढ़ाना तथा घटाना, मतलब घर्षण को कैसे बढ़ाया जाता है और कैसे घटाया जा सकता है। देखिए, पिछले अनुभाग में आपने देखा कि कुछ परिस्थितियों में घर्षण क्या होता है, वांछनीय होता है। क्या होता है, वांछनीय। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके जूतों की तली खांचेदार क्यों है? खांचे जूतों की फर्श से पकड़ बनाते हैं। जो अपने जूते रहते हैं उसमें खांचे इसलिए होते हैं, जब अपन ज़मीन में पैर रखते हैं तो अपने पैर स्लिप नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं, क्योंकि वो फर्श या ज़मीन से क्या बना लेते हैं, पकड़ बना लेते हैं, मतलब गिरने का डर उसमें नहीं होता। ठीक है, जिसके कारण आप चलते समय सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार कारों, ट्रकों तथा बुलडोज़रों के टायर भी खांचेदार होते हैं, जिससे सड़क से उनकी पकड़ अच्छी होती है। आपने देखा होगा ट्रैक्टर के टायरों को अगर जैसे किसी के खेत में ले जाते हैं, मिट्टी गीली होने के बाद भी वो मतलब उसमें स्लिप होने का डर नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो ज़मीन से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। उनकी पकड़ ज़मीन से क्या होती है, सड़क से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, ये दिख रहा है आप लोगों को, दिखा? जूते तथा टायरों की तलियों को खांचेदार बनाकर घर्षण अधिक किया जाता है। ये दिख रहा है आप लोगों को? ये ट्रैक्टर तो सभी के घर में होंगे, सभी देखे होंगे ऐसे। स्वचालित वाहनों तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पेड़ों का उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण में वृद्धि करते हैं। जब आप कोई साइकिल चलाते हैं तो उसके ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श नहीं करते, परंतु जब आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो ये पैड घर्षण के कारण रिम की गति को रोक देते हैं और पहिया गति करना बंद कर देता है। आपने यह देखा होगा कि कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि वे अपने प्रतिद्वंदी को और अच्छी तरह पकड़ सके। व्यायामी अपने हाथ पर कोई रुक्ष पदार्थ लगा लेते हैं ताकि घर्षण में वृद्धि करके अच्छी पकड़ बना सके, है ना। जो कबड्डी के जो खिलाड़ी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने हाथ में मिट्टी लगा लेते हैं ताकि क्या होता है, सामने वाले को जिसको भी उनको पकड़ना रहता है वो अच्छी तरह पकड़ ले। यद्यपि कुछ अन्य स्थितियों में घर्षण अवांछनीय होता है, अतः हम उसे कम करना चाहेंगे। कैरम बोर्ड पर आप महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? आपने यहाँ नोट किया होगा कि जब हम दरवाजे के कब्जों में तेल की कुछ बूंदें डालते हैं तो दरवाज़ा सहज ही घूमने लगता है। साइकिल तथा मोटर के मैकेनिक एवं इन मशीनों के गतिशील भागों के बीच ग्रीस लगाते हैं, है ना, देखा होगा आप लोगों ने। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में हम दक्षता में वृद्धि के लिए घर्षण को कम करते हैं। जब तेल, ग्रीस अथवा ग्रेफाइट को किसी मशीन के गतिशील पुर्जों के बीच लगाते हैं तो वह इनकी एक पतली परत बन जाती है तथा गतिशील पृष्ठ सीधे ही एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते। चित्र 12.13। इस प्रकार अनियमितताओं का अंतःबंधन का अंतःपाशन काफ़ी सीमा तक क्या होता है, दूर हो जाता है, गति सहज बन जाती है। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, स्नेहक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेहक। अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या खालिस्तान में आगे कि घर्षण कम करने वाले पदार्थ को खालिस्तान कहते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं बेटा, उसमें स्नेहक, है ना। कुछ मशीन में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। वहाँ पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गद्दी का उपयोग किया जाता है। ये देखिए स्नेहक का प्रभाव देखिए। हाँ, ये क्या है, सतह है ना, और ये चिकनाई, और ये सतह 2 है। सतह 1 चिकनाई और सतह 2 ये चिकनाई, है ना। कोई भी चीज़ स्नेहक का ये प्रभाव है, दिख रहा है अच्छे से देखिए।
देखा बेटा, स्नेहक का प्रभाव है ना। सतह 1 चिकनाई और सतह 2 क्या है, ये स्नेहक का प्रभाव। क्या हम पृष्ठों पर पॉलिश करके अथवा अत्यधिक मात्रा में स्नेहक पदार्थों का उपयोग करके घर्षण को हटाकर शून्य कर सकते हैं? देखिए, घर्षण कदापि पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता। कोई पृष्ठ पूर्णतः चिकना नहीं होता, उसमें कुछ अनियमितताएं अवश्य होती हैं। देखिए, पहिया घर्षण कम कर देते हैं। आपने अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों पर रोलर जड़ें देखे होंगे। ऐसे सामानों में कोई छोटा बच्चा भी आसानी से खींच सकता है। ऐसा क्यों होता, आइए पता लगा। आपने ट्रॉली वाले बैग देखे हैं, ये जिसको क्या है, कोई भी बच्चा क्या कर सकता है, आसानी से खींच सकता है ना, क्योंकि इसमें क्या लगे होते हैं बेटा, चके लगे होते हैं, जो ज़मीन के संपर्क से आके ज़मीन के संपर्क से आते हैं तो क्या होता है, वो आसानी से खिंच जाते हैं, उसका जो घर्षण होता है वो कम हो जाता है। बेलनाकार आकृति की कुछ पेंसिलें लीजिए, इन्हें मेज पर एक दूसरे के समांतर रखिए। इनके ऊपर कोई मोटी पुस्तक रखिए। अब पुस्तक को ढकेलिए। आप यह पाएंगे कि पुस्तक के गतिशील होने पर पेंसिल लुढ़कती है। पेंसिल की इस प्रकार की गति को लौटनिक गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं? लौटनिक गति कहते हैं। क्या आप यहाँ अनुभव कर सकते हैं कि पुस्तक को सरकाने की तुलना में इस प्रकार गतिशील कराने से घर्षण कम हो गया? क्या आपने भारी मशीनों को उनके नीचे लकड़ी के लट्ठे रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते देखा है? रोलर की पुस्तक की गति दिख रही है आप लोगों को? देखिए, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लौटनिक घर्षण कहते हैं। ये लौटनिक घर्षण की डेफिनेशन हो गई है ना, लौटनिक घर्षण की डेफिनेशन हो गई यहाँ तक कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को क्या कहते हैं? लौटनिक घर्षण कहते हैं। लोटन घर्षण कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है। यही कारण है कि रोलर जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक होता है। क्या अब आप यह समझ सकते हैं कि पहिए के आविष्कार को मानव जाति की महानतम खोजों में क्यों गिना जाता है? क्योंकि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बॉल बेयरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में क्या करते हैं? प्रतिस्थापित करते हैं। छत के पंखों तथा साइकिलों में धुरी अथवा नाभि के बीच क्या होता है? बॉल बेयरिंग का उपयोग इसके समान उदाहरण है। ये देखिए, बॉल बेयरिंग घर्षण क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। दिख रहा है? बॉल बेयरिंग घर्षण को कम कर देते हैं। घर्षण क्या हो रहा है यहाँ पे? कम हो रहा है ना। अब आता है तरल घर्षण। आप जानते हैं कि वायु अत्यंत हल्की तथा विरल होती है। वायु कैसी होती है? हल्की और विरल होती है। फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तु पर वायु घर्षण बल लगाती है। इस प्रकार जल तथा अन्य द्रव भी इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम दिया गया। कौन सा? तरल। अतः हम कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्षण भी कहते हैं।
किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की आकृति पर भी निर्भर करता है। स्पष्ट है कि जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती हैं तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है, अतः घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। अतः वस्तुओं को विशिष्ट आकृतियाँ दी जाती हैं। आपके विचार से वैज्ञानिक को इन विशिष्ट आकृतियों के बारे में कहाँ से संकेत प्राप्त होते हैं? वास्तव में उन्हें ये संकेत प्रकृति से मिलते हैं। पक्षी तथा मछलियाँ तरल में क्या करते हैं? गति करते हैं। उनके शरीर का विकास इस प्रकार हुआ होगा कि तरल में गति करते समय घर्षण पर पार पाने में उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कैसा हो? कम हो। आपने इन आकृतियों के बारे में कक्षा 7वीं में अध्ययन किया था। वायुयान की आकृतियों को सावधानीपूर्वक देखिए। चित्र 12.17 में क्या आप इसकी आकृति तथा किसी पक्षी की आकृति में कोई समानता पाते हैं? वास्तव में सभी वाहनों के डिज़ाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण कम हो जाए। ये देखिए, एक हवाई जहाज और पक्षी की आकृति में समानता। पक्षी के ही समान की आकृति काय की होती है? एक हवाई जहाज एरोप्लेन की, है ना। आकृति क्या होती है? एक पक्षी के आकार की होती है। देखिए, कोई समानता नज़र आ रही है आपको पक्षी की आकृति और हवाई जहाज की आकृति में? देखिए, लगभग सेम होती है ना। घर्षण संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। यह दोनों पृष्ठों पर कार्य करता है। घर्षण के संपर्क के दो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। दिए गए पृष्ठों के युगल के लिए घर्षण इन पृष्ठों के चिकनेपन की अवस्था पर निर्भर करता है। घर्षण इस बात पर निर्भर करता है कि दो पृष्ठ एक दूसरे को कितने बलपूर्वक दबाते हैं। स्थैतिक घर्षण तब तक कार्य करना आरंभ करता है जब हम किसी वस्तु को उसकी विराम की स्थिति से गति में लाने का प्रयास करते हैं। सर्पी घर्षण तब कार्य करना आरंभ करता है जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर सर्पी गति करती है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। जो सर्पी घर्षण होता है वो स्थैतिक घर्षण से क्या होता है? कम होता है ना। घर्षण हमारे बहुत से क्रियाकलापों के लिए महत्वपूर्ण होता है। किसी पृष्ठ को रुक्ष बनाकर घर्षण बढ़ाया जा सकता है। जूतों की तली तथा वाहनों के टायर घर्षण बढ़ाने के लिए खांचेदार बनाए जाते हैं। कभी कभी घर्षण कैसा होता है? अवांछनीय होता है। स्नेहक लगाकर घर्षण को क्या किया जाता है? कम किया जाता है। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर लोटन करती है तो लौटनिक घर्षण कार्य करना आरंभ करता है। लौटनिक घर्षण सर्पी घर्षण की अपेक्षा कैसा होता है? कम होता है। कई मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग करके घर्षण को कम किया जा सकता है। तरल में गति करने वाली वस्तुओं को उचित आकृति प्रदान करके घर्षण बल को कम किया जा सकता है। इस पाठ में यह है कि घर्षण को कैसे बढ़ाया जा सकता है और कैसे कम किया जा सकता है। जैसे हमने आपको हथेली का बताया कि अपने हाथों के हथेली को आपस में रगड़ने से क्या होता है? हमारे हाथ की हथेली गर्म हो जाती है, क्योंकि घर्षण हो रहा है ना। हाथों को रगड़ने में क्या होता है? घर्षण होता है, जिससे हाथों की हथेली गर्म हो जाती। उसी प्रकार हम माचिस को उसकी तिली से ऐसे रगड़ेंगे तो क्या निकलेगी? उससे ऊष्मा निकलेगी। वो भी काहे के कारण होता है? घर्षण के कारण।
तो घर्षण या तो बढ़ाया जा सकता है या तो घटाया जा सकता है ना। और जैसे आपने देखा होगा किसी किसी की बाल तरल घर्षण भी होता है ना। बाल बेरिंग कर्षण, तरल घर्षण, अंतःबंधन, स्नेहक, लोटनी घर्षण, सर्पी घर्षण, स्थैतिक घर्षण, कई प्रकार के ऐसे घर्षण होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास होती है यहाँ पे ख़त्म। ठीक है, बाय गाइस।